नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के 2017 के पेपर को, जो कि तृतीय प्रश्न पत्र होगा विज्ञान का। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का, जो होने वाला है आपकी फरवरी या मार्च में हो सकता है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि मार्च में एग्जामिनेशन हो, क्योंकि अभी सरकार का फोकस कुंभ पे है, महाकुंभ पे, इसलिए एग्जामिनेशन होने की चांसेस बहुत कम है। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे और भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए प्रीवियस ईयर पेपर से। अगर उसको नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर फोर्थ सेमेस्टर के नाम से, जो कि सारे सब्जेक्ट्स के उसमें प्रीवियस ईयर पेपर का सलूशन रहेगा। फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके बीटीसी में फोर्थ सेमेस्टर में 90+ % आएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, एलिसा टेस्ट या एलिसा परीक्षण है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस का, ऑप्शन बी क्षय रोग का, ऑप्शन सी एड्स का और ऑप्शन डी टाइफाइड का। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एड्स का परीक्षण जो है क्या है, एलिसा टेस्ट है। राइट, एलिसा टेस्ट एड्स का परीक्षण है। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या आपने ध्यान से देखिएगा। HIV हेपेटाइटिस रोगों का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण कहता है। HIV जो HIV का यहाँ पे हेपेटाइटिस नहीं होगा फ्रेंड्स। HIV रोगों का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। एलिसा परीक्षण जिसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेट्स परख, इसे एलिसा भी कहा जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम होगा। फ्रेंड्स, क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंस सिंड्रोम होगा। फ्रेंड्स, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गैलेना किस धातु का अयस्क है। गैलेना किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी कापर, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लेड। क्या होगा फ्रेंड्स, लेड का धातु अयस्क है। लेड धातु का अयस्क है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, गैलेना। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। गैलेना सीसा पीबी धातु का अयस्क है। यह सीसा सल्फाइड पीबीएस का एक खनिज है जो धातु कर्म में सीसा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। गैलेना धरती पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला सीसा अयस्कों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। तो ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी जीवोम, ऑप्शन डी खाद्य जाल। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बनता है फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल और गतिशील प्रणाली है जिसमें सभी जीवित और निर्जीव घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जीवित घटकों में पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जबकि निर्जीव घटकों में पानी, हवा, मिट्टी और चट्टानें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, शुष्क सेल में किस पदार्थ की जड़ क्षण एनोड का कार्य करती है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन डी बोरान। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए कार्बन की शुष्क सेल में कार्बन पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। शुष्क सेल में एनोड का कार्य कार्बन ग्रेफाइट करती है। शुष्क सेल में एक जिंक का पात्र होता है जो कैथोड के रूप में कार्य करती है। शुष्क सेल के अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं कैथोड, यह सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। यह अपचयन प्रतिक्रिया में भाग लेता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है फ्रेंड्स, यह एक विद्युत प्रवाहकीय पदार्थ होता है जो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। ऑप्शन ए लाल रुधिर कणिका, ऑप्शन बी प्लेटलेट, ऑप्शन सी श्वेत रुधिर कणिका, ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्लेटलेट्स। क्या करता है? प्लेटलेट्स, जो कि थक्का बनाने का काम करता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम प्लेटलेट्स है, जो हमारे शरीर को रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्के बनाने में मदद करती है। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? खाद्य जाल एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच भोजन संबंधों का एक जटिल नेटवर्क है। यह एक दूसरे से जुड़ी अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से बनता है। एक दूसरे से जुड़ी अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से बनता है। खाद्य जाल का उपचार पौधे होते हैं। वे सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता, जैव विविधता और पोषक तत्वों को चक्रण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम लिखो। क्या है? विद्युत के दो सुचालक और कुचालक पदार्थों के नाम। सुचालक, पहले सुचालक के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सुचालक में तांबा क्या है? तो यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है और इसका उपयोग तार, बिजली के तार और अन्य विद्युत उपकरणों में किया जाता है। एल्युमिनियम के बारे में डिस्कस करते हैं। एल्युमिनियम भी सुचालक है। यह तांबे से कम सुचालक है लेकिन हल्का और सस्ता होता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। कुचालक के बारे में डिस्कस करते हैं। रबर, यह एक विद्युत का अच्छा कुचालक है और इसका उपयोग बिजली के तारों को ढकने और अन्य विद्युत उपकरणों में किया जाता है। प्लास्टिक क्या है फ्रेंड्स? यह रबर से कम कुचालक है लेकिन हल्का और सस्ता है। इसका उपयोग बिजली के तारों को ढकने और अन्य विद्युत उपकरणों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? धातु गलवनीकरण प्रक्रिया क्या है? आंसर क्या है? धातु गलवनीकरण प्रक्रिया धातुओं को जंग से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। यह प्रक्रिया दो तरीकों से की जाती है। पहला क्या फ्रेंड्स? गर्म डुबकी गलवनीकरण। इस प्रक्रिया में धातु को पिघले हुए जस्ता में डुबोया जाता है। जस्ता धातु से चिपक जाता है और एक सुरक्षात्मक परत बनाया है जो जंग को रोकता है। इलेक्ट्रोगैल्वेनीकरण क्या होता है फ्रेंड्स? तो इस प्रक्रिया में धातु को एक जलीय घोल में डुबोया जाता है जिसमें जस्ता आयन होते हैं। धातु को बिजली के प्रवाह से गुजारा जाता है जिसके कारण जस्ता धातु पर जमा हो जाता है। गलवनीकरण के लाभ: जंग से उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करता है फ्रेंड्स और धातु की सतह को चिकना और चमकदार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है फ्रेंड्स? सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त का नाम लिखना है फ्रेंड्स। सर्वदाता यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? यहाँ पे एक्सेप्टर नहीं होगा, यहाँ पे डोनर होगा, जो सबको देता है। तो जो रक्त समूह ओ है वाले व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं और इसमें एंटीजन नहीं होते हैं। इसमें ए और बी दोनों की एंटीबॉडी होती है, इसलिए किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे डोनर रहेगा, क्या रहेगा? डोनर रहेगा, यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता। और सर्वग्राही का होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है फ्रेंड्स। रक्त समूह ए बी प्लस पॉजिटिव वाले व्यक्ति सर्वग्राही कहलाते हैं। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होते हैं, इसलिए किसी भी अन्य रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। जो सर्वग्राही होते हैं ए बी पॉजिटिव किसी भी रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है फ्रेंड्स? विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को दर्शाता है। यह एक रासायनिक गुण है जो सहसंयोजक बंधों में इलेक्ट्रॉन घनत्व के वितरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सहसंयोजक बंधों की ध्रुवीयता को निर्धारित करता है। यह रासायनिक यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11।
हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? आंसर क्या फ्रेंड्स? हेपेटाइटिस बी वायरस HBV मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। यह वायरस यकृत की कोशिकाओं को संक्रमित करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है, जिससे यकृत में सूजन और जलन होती है। इसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। यकृत शरीर के लिए महत्वपूर्ण अंग है जो कई महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। जैसे क्या करता है? यकृत भोजन को पचाने में मदद करता है, पित्त का उत्पादन करता है, जो वसा को पचाने में मदद करता है। सेकंड क्या है? यकृत रक्त से विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट उत्पादों को हटाता है। नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। 12 से 18 तक रहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? तत्वों की आवर्त सारणी के गुण व दोष क्या हैं? कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं? दोष हैं फ्रेंड्स। तत्वों की आवर्त सारणी के गुण कौन कौन से, प्रॉपर्टी कौन कौन से फ्रेंड्स? आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में एक निश्चित क्रम स्थापित होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? आवर्त सारणी में तत्वों को समूहों और आवर्तों में बांटा गया है, जिसके आधार पर तत्वों के समान गुणों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब तत्वों की आवर्त सारणी के दोष क्या हैं? तो हाइड्रोजन को न तो धातु माना जा सकता है और न ही अधातु, इसलिए उसकी स्थिति निश्चित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, दोष में क्या है? आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है। आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है। और आवर्त सारणी में संक्रमण धातुओं का वर्गीकरण जटिल है। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसके लिए वर्गीकरण जटिल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है फ्रेंड्स? ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। ओम का नियम यदि क्या है? V बराबर IR होता है फ्रेंड्स। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे तापमान, दबाव आदि में परिवर्तन न हो तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। ओम का नियम विद्युत परिपथ में वोल्टेज V, करंट I और प्रतिरोध R के बीच संबंध को दर्शाता है। किसी चालक में विभवांतर V उससे प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। इस संबंध में गणितीय रूप में निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। V बराबर IR होता है, ओम के फार्मूला है V बराबर IR। V जिसमें वोल्टेज है, I करंट है और R क्या है? रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते, ध्यान देखिएगा। जहाँ पे फ्रेंड्स V वोल्टेज है वोल्ट में, I धारा एम्पियर में, R प्रतिरोध ओम में फ्रेंड्स। प्रतिरोध और विद्युत धारा में संबंध क्या होता है? तो प्रतिरोध किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करने का गुण है। यह चालक की सामग्री, लंबाई, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध वोल्टेज और धारा के अनुपात के बराबर होता है। V बराबर क्या होता है? R बराबर V बाई आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R बराबर V बाई आई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है फ्रेंड्स? धारावाही परिनलिका से आप क्या अभिप्राय है? धारावाही परिनलिका से क्या अभिप्राय है? सचित्र वर्णन करिए। धारावाही परिनलिका तांबे के तार से बनी एक कुंडली होती है जिसके फेरों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के अंदर सबसे मजबूत होता है और कुंडली से दूर जाने पर कमजोर होता जाता है। यही धारावाही परिनलिका है। जैसे यहाँ पे फिगर देखिए बनाया गया है। एक जो है कि ऐसे पाइप होता है, पाइप के ऊपर तार ऐसे लपेट दिया जाता है। तार ऐसे लपेट देंगे, उसके बाद फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो उसी को धारावाही परिनलिका बोलते हैं फ्रेंड्स। धारावाही परिनलिका के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है फ्रेंड्स। लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार की जा सकती है। दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि आप अपनी दाहिनी हथेली को कुंडली के चारों ओर घुमाते हैं, अंगूठा इस दिशा में इशारा करता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, तो आपकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को
संकेत करती हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या फ्रेंड्स, जैविक घटक क्या होता है, इनके घटकों का संक्षिप्त वर्णन करिए। जैविक घटक वे सभी जीवित चीज़ें हैं जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। इनमें पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और अन्य जीवित चीज़ें शामिल हैं। जैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे ऊर्जा और पोषक तत्वों का उत्पादन, उपभोग और पुनर्चक्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जैविक घटक क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, पादप, जंतु और सभी सूक्ष्म जीव परितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के प्रयोग करने के आधार पर जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। उत्पादक, जैसे हरे पौधे सभी प्रकार के पर्णहरिम युक्त हरे पादप सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है क्योंकि भोजन बनाने की क्षमता केवल स्वपोषी में ही होती है। इनको उत्पादक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? उत्पादक भी कहते हैं। और उपभोक्ता क्या होता है फ्रेंड्स, खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले जीवों को उपभोक्ता या परपोषी कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो सीधे ही हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए ये जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण क्या है फ्रेंड्स, गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, खरगोश, हिरण, टिड्डा, ये फिर क्या है तो प्राथमिक उपभोक्ता हैं। और द्वितीय उपभोक्ता में कौन आता है फ्रेंड्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा फ्रेंड्स। इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतु का उपभोग करते हैं, इसलिए ये जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। उदाहरण मेढक, टोड, छिपकली आदि। तृतीय उपभोक्ता कौन होता है फ्रेंड्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स। इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं मांसाहारी जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे सर्प, बाज, सिंह आदि। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजर के बारे में। डिकम्पोजर मतलब अपघटक के बारे में। ये परपोषी मृतपोषी जीव मृत पौधों एवं जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। उदाहरण क्या है, कवक, फफूंद, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एनीमिया तथा ल्यूकीमिया रोग किस कारण होता है? एनीमिया तथा ल्यूकीमिया रोग किस कारण होता है? इसके बचाव व उपचार क्या हैं? एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जब लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे थकान, कमजोरी और अन्य लक्षण हो सकते हैं। एनीमिया के कारण कौन कौन से एनीमिया के कारण फ्रेंड्स? आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, रक्त की हानि, अस्थि मज्जा की समस्याएं, ये सब क्या है? एनीमिया की कमी है फ्रेंड्स। एनीमिया से बचाव क्या कर सकते हैं हम लोग? आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करेंगे। नेक्स्ट नियमित व्यायाम करना लाभदायक होता है, यह लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है। और थर्ड क्या फ्रेंड्स, रक्त स्राव को रोकेंगे फ्रेंड्स। उपचार क्या फ्रेंड्स, तो ध्यान देखिएगा। आयरन की खुराक एनीमिया में लेना चाहिए और विटामिन B12 या फोलेट जैसे पोषक तत्वों का नियमित खुराक लेना चाहिए। गंभीर स्थिति में रक्त आधान की आवश्यकता पड़ती है। ल्यूकीमिया रक्त और अस्थि मज्जा में बनने वाले श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर है। WBC शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन ल्यूकीमिया में ये कोशिकाएं असामान्य हो जाती हैं और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है। कारण क्या फ्रेंड्स? ल्यूकीमिया को ही ब्लड कैंसर बोलते हैं फ्रेंड्स। ल्यूकीमिया के सटीक कारण अज्ञात हैं, लेकिन कुछ कारण जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आनुवंशिकी क्या होता है फ्रेंड्स? तो कुछ लोगों में ल्यूकीमिया जीन होते हैं जो उन्हें इस बीमारी के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। विकिरण के संपर्क में आने से ल्यूकीमिया का खतरा बढ़ जाता है फ्रेंड्स। बचाव क्या है? ल्यूकीमिया को पूरी तरह से रोकने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन खतरा कम करने के लिए उपाय है। क्या उपाय है? धूम्रपान न करने की सलाह। धूम्रपान से ल्यूकीमिया का खतरा बढ़ जाता है। नियमित व्यायाम समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाता है।
तथा ल्यूकीमिया के खतरे को कम करता है। संक्रमण से बचाव क्या फ्रेंड्स, शरीर को नियमित साफ रखना चाहिए तथा बीमार व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लोहे के अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लोहे के अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करने की इस प्रक्रिया संक्षिप्त वर्णन क्या है, लौह अयस्क का प्रसंस्करण। लौह अयस्क का प्रसंस्करण कैसे करेंगे फ्रेंड्स, लौह अयस्क को खनन करके निकाला जाता है और फिर उसे कुचल कर और पीस कर बारीक किया जाता है। अयस्क को तब भारी द्रव माध्यम से धोया जाता है ताकि अशुद्धियों को हटाया जा सके। अब नेक्स्ट, वात्या भट्ठी में प्रगलन किया जाता है, उसको गलाया जाता है वात्या भट्ठी में। लौह अयस्क, कोक, ईंधन और चूना पत्थर फ्लक्स को वात्या भट्ठी में ऊपर से डाला जाता है। गर्म हवा को भट्ठी के नीचे से प्रवेश कराया जाता है जो कोक जलाता है। चूना पत्थर अशुद्धियों को अवशोषित करता है और उन्हें स्लैग के रूप में हटा देता है। किसके, स्लैग के रूप में हटा देता है। पिग आयरन का उत्पादन, पिघला हुआ लोहा भट्ठी के तल पर जमा होता है जिसमें माध्यमिक उत्पाद बनाता है जिसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसे सा के रूप में जाना जाता है और इसे पिग आयरन से के साँचा में डाला जाता है। ठंडा होने पर पिग आयरन ठोस ब्लॉकों में बदल जाता है। पिग आयरन का उपयोग स्टील बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ साथ पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, रक्त को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है, समझाइए। रक्त को सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी, बांटा था उसको और खोज किया था 1900 में। रक्त को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, ए बी तथा ओ। यह विभाजन लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एंटीजन के आधार पर किया जाता है। ABO रक्त की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। क्या, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ए रक्त समूह, यह रक्त समूह उन लोगों में होता है जिनकी लाल रक्त कोशिकाओं पर ए एंटीजन होता है। इन लोगों के रक्त में बी एंटीबॉडीज मौजूद होता है जो बी एंटीजन वाले रक्त को स्वीकार नहीं करता। बी एंटीजन वाले रक्त को स्वीकार नहीं करता है। बी रक्त समूह, लाल रक्त कोशिकाओं पर बी एंटीजन होता है तथा रक्त समूह में ए एंटीबॉडी पाया जाता है जो ए एंटीजन वाले रक्त को स्वीकार नहीं करता है। ए बी रक्त समूह क्या है, यह रक्त समूह उन लोगों में पाया जाता है जिनकी लाल रक्त कोशिकाओं पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। इसमें ए एवं बी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए यह ए बी और ओ सभी प्रकार के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं। इसे सर्वग्राही भी कहते हैं। किसको, ए बी को सर्वग्राही भी कहते हैं। ओ रक्त समूह क्या करता है फिर, तो सर्वदाता होता है। यह रक्त समूह उन लोगों में होता है जिनकी लाल रक्त कोशिकाओं पर ए या बी एंटीजन्स में कोई भी नहीं होता है। इस रक्त में ए और बी दोनों एंटीबॉडी मौजूद होते हैं, इसलिए वे केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। इसे सर्वदाता भी कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचते रहे फ्रेंड्स। 4th सेमेस्टर के रिगार्डिंग जितने भी वीडियो रहेंगी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर की। ओके फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, नमस्कार।